हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले बीए पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2021 के जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड है उसके बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है क्योंकि आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है शीत युद्ध। यानी शीत युद्ध के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा है। इसमें निम्नात्मक प्रश्न तो आता ही आता है और साथ ही इसी में से आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को भी मिल जाता है और शायद छोटा प्रश्न भी इसमें से एक बन सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जो है तीनों में से कोई भी अगर प्रश्न आए तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 50% पेपर अटेंड करना है यानी कि 50% नंबरों का, और हर सेक्शन में आपको करना है आधा मतलब 50%। तो जैसा मैंने कल वीडियो में बता दिया था पूरी बातें, तो आज हम शीत युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। शीत युद्ध क्या है, कैसे इसका कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या बने। ठीक है, तो मैं इसको आपको पार्ट वाइज बताने वाला हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाता है शीत युद्ध के बारे में तो आपको किन टॉपिक का मतलब इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आपको नहीं लिखनी है। जो जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं वहीं आपको लिखने हैं और उसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता चला जाऊँगा इसके अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर, और आपको वैसा वैसा लिख लेना है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी पूरी प्रश्न की, और उसका पूरा उत्तर दे रखा है। ठीक है, ये ऐसा जो मैं आपको ये पेज दिखा रहा हूँ इसकी PDF नहीं मिलेगी आपको, आपको पूरे उत्तर की PDF मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज जो शीत युद्ध है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर आपके प्रश्न में आ जाता है शीत युद्ध के बारे में समझाइए क्या है, कारण की व्याख्या कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है इंट्रो। ठीक है, छोटा प्रश्न आ जाता है तो वो तो अलग बात है, मगर बड़ा प्रश्न आ जाता है निम्नात्मक, तो सबसे पहले आपको इंट्रो, मतलब इंट्रो के अंदर आप क्या कह सकते हैं इंट्रो को, सॉरी कहाँ गया पुरुष, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो एक सेकंड ब्रश को इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो में आपको क्यों यानी कि परिचय, आप ऐसा कह सकते हैं शीत युद्ध के बारे में। तो परिचय में आपको क्या लिखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनपा संघर्ष, डर और वैमनस्य, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व के जो है अमेरिका सहित पश्चिमी देशों और जो USSR है सोवियत संघ, उसके मध्य जो मैत्री की मर्यादा और अस्थायी परिस्थिति जन्य और सामाजिक युद्ध काल में ही दोनों गुटों के मध्य मतभेद स्थापित हो गए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही दोनों में मतभेद स्थापित हो गए थे, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें दबाए रखा। युद्ध की समाप्ति के बाद मतभेद उग्र रूप से उभर कर सामने आने लगे और दोनों पक्षों में जो है तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाक बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। इसमें जो शीत युद्ध होता है इसका मतलब यही होता है कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो है आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बढ़ चुका था, तो इसलिए अमेरिका और रूस के अंदर रूस उस समय नहीं था तो सोवियत संघ आपको लिखना है, रूस मत लिखना। तो अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके बीच में क्या है कि परस्पर शत्रुता उत्पन्न हो गई थी, और उसी के कारण है जो आगे चलकर विश्व जो शीत युद्ध है वो सामने आने लगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, एक बारूच नाम का दार्शनिक था उसने किया है, जो 1947 को कोलंबिया में दिए अपने भाषण में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य में रह रहे हैं, यानी हमें धोखे में नहीं रहना, शीत युद्ध के मध्य हम रह रहे हैं। उसके बाद वाल्टन लिपमैन ने इसका प्रयोग उस स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए किया जो 1947 तक पूर्व और पश्चिम में उत्पन्न हो चुकी थी। यानी कि पूर्व और पश्चिम में 1947 तक लगभग शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, और इसका प्रयोग किसने किया, लिपमैन ने किया था। उसके बाद ये शब्द समकालीन महाशक्तियों के तनावपूर्ण संबंधों का प्रतीक बन गया। तो उसके बाद ये शब्द इतना कॉमन बन गया कि USSR और अमेरिका के जो भी संबंध थे उसको शीत युद्ध का नाम दिए जाने लगा। ठीक है, ये तो शीत युद्ध का छोटा सा इंट्रो हो गया। और अब हम आगे चलते हैं, आगे जो हेडिंग आपको लगानी अभिप्राय, यानी शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभिप्राय अलग है और परिभाषा अलग है। अभिप्राय का मतलब हम जनरल सेंस में लेते हैं कि हम क्या समझते हैं, और परिभाषा का मतलब हम ये देखेंगे कि जो ये प्रमुख दार्शनिक हुए हैं या फिर इतिहासकार हुए हैं उनके अनुसार क्या है परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन चार जो है इतिहासकारों के नाम भी लिखे, इनके अनुसार परिभाषा लिखनी है, और जो अभिप्राय है शीत युद्ध का वो हमारे अनुसार लिखना है, आपके जो आप क्या समझते हैं शीत युद्ध के बारे में। ठीक है, उसके अनुसार। तो शीत युद्ध का क्या अभिप्राय होता है, चलिए देखते हैं। तो शीत युद्ध जो है पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे। यानी कि वे दोनों वैसे तो युद्ध नहीं करते थे सैनिकों से या फिर बम गिरा के ऐसे युद्ध नहीं करते थे, शस्त्रों से युद्ध नहीं करते थे, वो मतलब शांति से युद्ध करते थे। राजनीतिक संबंध उनके इतने कटु हो गए कि एक दूसरे के मतलब वो दुश्मन से थे और युद्ध से भी बुरी हालत उनकी हो चुकी थी। तो इसमें क्या है कि वैचारिक शत्रु भाव रखते थे तथा गर्म युद्ध तथा सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों यथा वैचारिक गणना, राजनीतिक अविश्वास, राजनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी,
मनोवैज्ञानिक दबाव, कटुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग आदि से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति में निरंतर एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करने लगे। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने कभी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि जो दो गुट थे, दो देश थे, अमेरिका और रूस, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोपों से और इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने इतना मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि मतलब युद्ध से भी खतरनाक उनका परिणाम सामने आने लग गया था और विश्व जो है उसकी जो है हालत ही ख़राब हो गई थी इस शीत युद्ध के कारण। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा थी। और इसका जो रण क्षेत्र है, इसका जो रण क्षेत्र है वो मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। जो शीत युद्ध है वो मानव मस्तिष्क का युद्ध था, न कि हथियारों का और सैनिक बल का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं परिभाषा कि शीत युद्ध की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, अगर आप पढ़ेंगे PDF में तो आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। कम से कम 8-9 पेज का प्रश्न है, तो आपको इतना बड़ा प्रश्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटे में इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको कर लेना है। तो फिर हम परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले DF फ्लेमिंग के अनुसार, तो DF फ्लेमिंग ने क्या कहा है कि ये युद्ध है जो मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया झेलती है। ठीक है, यह इस फ्लेमिंग ने कहा है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। और इसका जो विचार है उसके द्वारा, शीत युद्ध के द्वारा जो विचारों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। और उसके बाद जो लुई हॉल है, इसने क्या कहा है कि इसने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम ही भिन्न है, किंतु उसके भयानक के परिणाम है। यानी कि ये शस्त्र युद्ध तो नहीं है हालांकि शीत युद्ध, मगर इसके परिणाम है जो शस्त्र युद्ध से भी खतरनाक आते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया है। ये कौन कह रहा है? ये हाले कह रहा है। ठीक है, विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वे वियतनाम हो, कश्मीर हो या कोरिया, सभी को शीत युद्ध की मोहरों की तरफ प्रयुक्त किया गया है। तो विश्व में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का एक मोहरा बनकर रह गई है वो इन शीत युद्ध का। ठीक है, शीत युद्ध के अनेक जो है ये परिणाम सामने आने लग गए थे। यह परिभाषा हो गई थी हॉले के अनुसार। फिर हम देखते हैं KPS मेनन, यानी जो भारतीय इतिहासकार आप कह सकते हैं शीत युद्ध, इसके अनुसार क्या था कि शीत युद्ध जो है विश्व ने अनुभव किया कि 2 विचारधाराओं, 2 पद्धतियों, 2 गुटों और 2 राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो 2 व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था। तो मेनन का कहना है कि ये 2 गुट थे या 2 व्यक्ति थे या 2 राज्य थे, उनके बीच का ये युद्ध था। और इनकी विचारधारा, एक की विचारधारा पूंजीवाद साम्यवाद, दूसरे की विचारधारा थी कि लोकतंत्र, मानव कल्याण, ऐसे। ठीक है, तो इसमें शीत युद्ध का वास्तविक मतलब ये था इस KP मेनन के अनुसार कि जो अमेरिका है उसने रूस पर आरोप लगाया कि मानव अधिकारों का हत्यारा है, लोकतंत्र का हत्यारा करता है, और रूस ने अमेरिका पर अधिकार लगाया कि ये पूंजीवाद का समर्थक है। और मतलब ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे रूस ने अमेरिका पर, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये करते रहते थे। और जो भी देश इनका सपोर्ट करता था, मान लीजिए अमेरिका का सपोर्ट भी भारत को मान छोड़ दीजिए पाकिस्तान करता है, तो रूस ने पाकिस्तान को इनडायरेक्ट टारगेट कर दिया। अमेरिका को टारगेट नहीं करेगा वो करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करता है। अब वैसे ही मान लीजिए कि कोई देश मान लेते हैं कि कनाडा देश मान लेते हैं, तो कनाडा देश ने अगर मान लीजिए कि रूस को सपोर्ट कर दिया, ऐसे सपोज करने के लिए बता रहा हूँ, तो मान लीजिए कनाडा ने रूस को सपोर्ट किया, तो अमेरिका रूस पर आक्रमण नहीं करेगा या हमला नहीं करेगा, बल्कि कनाडा पर कुछ ऐसी आरोप लगा देगा, आरोप क्या, बैन कर देगा उसको, और कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएगा कनाडा के खिलाफ कि वो मतलब स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इस प्रकार वो रूस को भी कमज़ोर कर देता था। इस प्रकार ये एक मानव मस्तिष्क के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि कारण क्या थे शीत युद्ध के प्रमुख कारण। ठीक है, इस कारण के भी जो है 8-10 कारण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कारण है वो है ऐतिहासिक कारण। ठीक है, तो ऐतिहासिक कारण का क्या मतलब है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि शीत युद्ध का जो उद्भव है वो 1917 की एक बुल्शेविक क्रांति की रूस में सफलता के साथ ही हो गया था। 1917 में कौन सी क्रांति? बुल्शेविक की क्रांति, बुल्शेविक की क्रांति के बाद। ठीक है, बुल्शेविक 1917 में हुई थी रूस के अंदर, ये सफल क्रांति थी। तो इसी के साथ इसका उद्भव मानते हैं। ये क्रांति संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की चुनौती थी। ठीक है, और साम्यवाद पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद का प्रसार एवं स्थापना करना इसका उद्देश्य था।
इस बेस से पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ की शक्ति को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। यहाँ पर मतलब इस बोल्शेविक के युद्ध के बाद क्या है कि साम्यवाद का उदय होने लगा, और साम्यवाद का जब उदय होने लगा उस क्रांति के द्वारा, तो पश्चिमी जो देश थे अमेरिका वगैरह, उनको डर सताने लगा कि कहीं ये साम्यवाद है जो पूरे विश्व में फैल ना जाए और जो जनता है वो ऐसे ही साम्यवाद का मतलब सपोर्ट ना करने लग जाए। तो एक कारण तो ऐतिहासिक ये था। दूसरा था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब द्वितीय मोर्चे का प्रश्न क्या था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों महाशक्तियां धुरी राष्ट्रों के खिलाफ एक होकर युद्ध लड़ रही थी। रूस और अमेरिका उस समय तो एक थे। युद्ध के दौरान जब हिटलर द्वारा सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई जा रही थी, तब सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का विरोध किया, जिससे नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुभव को टालते रहे। इस घटना के संदर्भ में रूसी इतिहासकारों का मत है कि वे देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस पर हमला किया जा रहा था जर्मनी के द्वारा, तो रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह से मदद मांगी, मगर अमेरिका ने और उसने ब्रिटेन ने मदद नहीं की, और इसलिए जो है कई बार रूस का जो इलाके हैं उन्होंने जर्मनी पर कब्जा कर लिया, और तभी से जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है वो रूस के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, फिर तीसरा कारण देखते हैं हम। तीसरा कारण है सोवियत संघ द्वारा युद्धकालीन समझौतों की अवहेलना। तो कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है युद्ध के जो समझौते दुनिया के अंदर करवाए गए थे, जिसमें से यूएसएसआर ने क्या किया कि उन समझौतों का जो है अवहेलना करने लगे। तो एक समझौता था पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुग्निन सरकार और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन सरकार के शासन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन की स्थापना की जाएगी। तो ऐसा कुछ समझौता था जिसने मतलब रूस ने उसकी अवहेलना कर दी। तो एक तो इससे अमेरिका वगैरह क्या है कि गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए रूस से। और दूसरा समझौता था कि जर्मनी द्वारा प्रभावित राज्यों हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया आदि जो राज्य थे उन पर लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाएगी, मगर रूस ने ऐसा नहीं किया। रूस ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसने अवहेलना कर दी। और फिर आगे जो है 5वां पॉइंट, पश्चिमी राष्ट्रों की यूएसएसआर विरोधी नीतियाँ। तो ये भी हमने ऊपर देखा था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जब रूस की मदद नहीं की तो उसने धीरे धीरे करके यूएसएसआर के विरुद्ध नीतियाँ बनाने चालू कर दी। ठीक है, तो जो यूएसएसआर विरोधी नीतियाँ, उसका मतलब ये था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नीतियाँ बनाने चालू कर दी, और उसके खिलाफ है जो भाषण वगैरह देने लगे थे अपने राज्य के अंदर। तो इससे जो रूस है वो काफ़ी नाराज़ होने लगा और उसको भी अकेलापन महसूस हुआ। तो इसलिए वो भी उस समय महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो उसने जो है इन दोनों से बदला लेने की भावना से जो है दूसरे गुट का निर्माण कर दिया। ठीक है, और यही था कि यूएसएसआर की विरोधी नीतियाँ थी। तो इसमें आपको यूएसएसआर विरोधी नीतियाँ लिखनी है। फिर जो है अगला पॉइंट छठा, अणुबम का रहस्य। अणुबम का रहस्य क्या है कि शीत युद्ध के सूत्रपात का एक कारण यह भी था कि अमेरिका द्वारा अणुबम पर किए गए अनुसंधान कार्य व परीक्षण के रहस्य को सोवियत संघ से जानबूझकर छुपाए रखा। अमेरिका ने जो है अणुबम का परीक्षण कर लिया और रूस को यानी सोवियत संघ को उसने बताया नहीं। तो इससे जब रूस को पता चला सोवियत संघ को, तो मतलब उसको गुस्सा हुआ, और रूस सोवियत संघ तब गुस्सा ज़्यादा हो गया जब ब्रिटेन को इस बात की मतलब खबर थी कि अणुबम जो है अमेरिका बना रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है, मगर रूस को नहीं बताया। तो इसलिए अमेरिका को मतलब अभिमान हो गया, ऐसा रूस मानता था सोवियत संघ कि वो अपने आप को शक्तिशाली कर रहा है और हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण सामने आता है। फिर अगला है शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष तो वही है कि जो महाशक्तियों के मध्य शक्ति संघर्ष था। तो मार्गेंताउ जो इतिहासकार उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति एवं संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे जो है शक्ति संघर्ष इस बात से हुआ कि अमेरिका भी महाशक्ति बनने जा रहा था, अणुबम भी उसने परीक्षण कर लिया था, सफल परीक्षण कर लिया था, और फिर जो रूस है वो पीछे कैसे रह सकता था। तो इसलिए उसने भी शक्ति संघर्ष की नीति अपनाई और उसने भी जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन चालू कर दिया। अब फिर आगे देखते हैं अन्य कारण, जो 8वां कारण है। अन्य कारण में कई प्रकार के कारण आते हैं, इसमें 3-4 कारण आते हैं। तो पहला है युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ द्वारा उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं वो हटाई नहीं गई। ठीक है,
ये जो सोवियत यूएसएसआर है उसने ईरान से अपनी सेना नहीं हटाई, तो एक अमेरिका ने दबाव डाला मगर उसने ऐसा नहीं किया, तो एक कारण ये था। दूसरा था कि सोवियत संघ द्वारा यूनान में अपनी विचारधारा के प्रचार हेतु हस्तक्षेप किया गया। अब सोवियत संघ भी जो है अपनी विचारधारा यानी अपनी साम्राज्यवाद को विस्तार करना चाहता था, तो इसने ईरान में और यूनान में अपनी विचारधाराओं का प्रसार और हस्तक्षेप करने लग गया था, तो जो अमेरिका को रास नहीं आया। ठीक है, एक कारण ये था। तीसरा कारण था द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा टर्की पर कुछ भू प्रदेश तथा सैनिक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो अब फिर यूएसएसआर ने कुछ देशों के अंदर दबाव डाला कि हमें हवाई अड्डा चाहिए, हमें ये जगह चाहिए। तो इससे भी अमेरिका को मतलब एक तो जलन भी होने लगी कि जो यूएसएसआर है वो दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है, दबाव डाल रहा है, इससे हमारी शक्ति को प्रतिष्ठा को आघात पहुँच सकता है। और चौथा कारण था कि सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया जाना। बाल्कन समझौता क्या है वो हम देख चुके हैं पहले। और फिर अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। ठीक है, तो इसमें जितने भी अन्य कारण है उसमें सोवियत संघ के ही कारण थे। सोवियत संघ ने कुछ ऐसे कांड किए थे जिसके कारण अमेरिका बढ़ गया और उसने भी जो है शीत युद्ध की शुरुआत कर दी। शीत युद्ध क्या है, कैसे है, सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके प्रभाव क्या थे वो हम देखने वाले हैं। तो शीत युद्ध की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव थे, तो एक तो नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े इसके, और सकारात्मक प्रभाव जिसमें अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव डिस्कस करते हैं। तो पहला है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव यही था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका एक ही थे, सोवियत संघ, फिर जो है शीत युद्ध के कारण वो दो गुटों में विभक्त हो गया। विश्व भी दो गुटों में विभक्त हो गया उनके कारण। कोई अमेरिका का सपोर्ट करता, कोई रूस का सपोर्ट करता, और जो भी एक देश किसी एक का सपोर्ट करता तो दूसरा उसको मारता, यानी उसको इनडायरेक्ट रूप से कुछ ना कुछ हानि पहुंचाता। तो इस प्रकार दो गुटों में विभक्त हो गया। ठीक है, विश्व इस युद्ध के कारण है, शीत युद्ध के कारण। फिर है दूसरा सैनिक प्रवृत्ति को स्थायित्वकरण, यानी कि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद है जो ये समझौता किए जाने लगे कि अब कोई मतलब सैनिक शक्ति कम करेगा और जो है युद्ध का प्रयोग नहीं करेगा। मगर जो सैनिक प्रवृत्ति है इसको स्थायित्व प्रदान हो गया शीत युद्ध के बाद, क्योंकि अब आखिरकार जो है सवाल है विश्व के प्रतिनिधित्व का, विश्व की महाशक्ति बनने का। तो जब सेना ही पास में नहीं होगी तो महाशक्ति कैसे बना जा सकता है। तो इसलिए इस युद्ध के बाद है तो सैनिक को स्थायित्व मतलब दिया गया, और इसकी संख्या है या फिर इसकी ताकत में बढ़ोतरी कर दी गई थी, बढ़ोतरी जारी रखी गई थी सैनिक प्रवृत्ति में। फिर अगला कारण है, तीसरा परिणाम है कारण क्या, भय संदेह को बढ़ावा। तो इसके बाद तो विश्व के कई देश है उसमें भय और संदेह बढ़ गया। कोई भी अगर किसी भी देश को सपोर्ट करता एक देश को, तो दूसरा देश उसको इनडायरेक्ट रूप से हमला कर देता या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचा देता। तो इसलिए पूरा देश है, जो पूरी दुनिया है, वो मतलब भय और संदेह के वातावरण में रहने लगी। फिर अगला है चौथा प्रभाव, शस्त्रीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। अब इसके बाद शीत युद्ध के बाद शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शस्त्रीकरण का मतलब हथियारों की होड़ बढ़ने लग गई और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई एक दूसरे से। तो अगर रूस कुछ कर देता तो किसी देश पर, तो अमेरिका भी उससे पीछे नहीं था, अमेरिका भी उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार निर्माण करता, और इससे क्या है कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, इस शीत युद्ध के बाद। फिर अगला प्रभाव है यूएनओ पर विपरीत प्रभाव। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की जो स्थापना की गई थी, तो इसके बाद जब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया तो यूएनओ का कोई भी मतलब ही नहीं रहा। यूएनओ आप कह सकते हैं प्रभावशील जो है प्रभावहीन हो गया, इसका कोई भी मतलब नहीं रहा। तो इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा और इसका जो अस्तित्व है उस पर संकट आ गया था। फिर अगला जो कारण था, प्रभाव था, वो था वीटो का दुरुपयोग। अब यूएनओ के अंदर जो है ये महाशक्तियाँ, रूस के पास भी वीटो था और अमेरिका के पास भी वीटो था। अब कोई भी अगर मान लीजिए कि आ जाता प्रस्ताव यूएनओ के अंदर, तो उस पर वीटो लग जाता था किसी भी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे महाशक्तियों के पास था वीटो, तो इस वीटो का दुरुपयोग भी होने लग जाता था। कोई समाज के प्रति अगर हितों का प्रस्ताव था, दुनिया के हित के लिए भी कोई प्रस्ताव आता, तो अगर अमेरिका लाता तो रूस उस पर प्रतिबंध लगा देता, और रूस लाता तो अमेरिका प्रतिबंध लगा देता। तो इसलिए वीटो का दुरुपयोग होने लग गया था। फिर है कल्याण की उपेक्षा। तो सातवां प्रभाव था कल्याण की उपेक्षा, यानी कि अब जब दोनों शक्तियाँ शीत युद्ध में बिजी हो गई तो विश्व के कल्याण की उन्होंने उपेक्षा करनी चालू कर दी, और विश्व के प्रति जो समस्याएं थी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो लगभग 50 सालों तक ये शीत युद्ध लड़ा गया था। तो 50 सालों तक जो दुनिया भय और डर के माहौल में रही, तो इससे मानव कल्याण को काफ़ी आघात पहुंचा। ठीक है, ये तो नकारात्मक प्रभाव थे। अब सकारात्मक प्रभाव क्या थे,
इस शीत युद्ध के बारे में जो बहुत ही कम सकारात्मक प्रभाव थे मगर थे। तो पहला सकारात्मक प्रभाव ये था कि इस शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब तीसरी दुनिया आप कह सकते हैं। तो दो गुट तो ये थे, अमेरिका, रूस, और तीसरा गुट गुट निरपेक्ष, जिसमें भारत वगैरह शामिल थे, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या मतलब है, ये भी आप कई बार प्रश्न आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या मतलब है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यह है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और दोनों गुटों के बीच में जो परस्पर शांति स्थापित करना या फिर उनके बीच में समझौता स्थापित करना गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा नकार सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं आप, जो था शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। इसके बाद दुनिया को समझ में आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया को ख़त्म हो जाएगी और जो है इससे बेऑर्डरी का माहौल ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सभी को साथ रहना चाहिए, ऐसा जो है भावना विश्व में जागृत होने लगी, ठीक है। फिर तीसरा प्रभाव था कि शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति हुई, खासतौर पर आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। हालांकि आणविक शक्ति एक नेगेटिव पॉइंट भी है, मगर इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में भी ले सकते हैं आप कि भाई शीत युद्ध के कारण जो है हथियारों की होड़ तीव्र हो गई और नए नए आधुनिक ज़माने के हथियार आने लग गए और इसमें अणुबम, परमाणु बम भी शामिल है, ठीक है। परमाणु बम तो खास पहले आ गया, मगर अणुबम की जो है गति तेज़ हो गई, प्रत्येक देश अणुबम बनाना चालू कर देता है, मतलब लग गया। जो है अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। तो इससे पहले शीत युद्ध के पहले जो निर्णय शक्ति होती थी वो यूएनए के जो निर्णय शक्ति थी वो सुरक्षा परिषद में थी, मगर उसके बाद जो है महासभा को उसकी जो है वो हस्तांतरित कर दी गई ये फैसला लेने का। तो संयुक्त यूएनए के कई अंग होते हैं जिसमें महासभा और सुरक्षा परिषद ऐसे कई 7-8 अंग होते हैं, तो उसमें से ये भी 2 अंग प्रमुख थे। तो इस संदर्भ में महासभा द्वारा 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया, जाना महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। यानी कि यूएनए ने 1950 में जो है ये एक फैसला किया या प्रस्ताव पारित किया मतलब शांति के लिए, मगर शीत युद्ध था तो इसका कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए यूएनए पर विपरीत प्रभाव पड़ा, मैंने आपको बताया। फिर अगला है, शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। शक्ति संतुलन की ये सकारात्मक प्रभाव थे कि इससे शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई, ठीक है। तो उत्तर काफ़ी बड़ा हो गया, समझाते समझाते 21-22 मिनट हो गए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो भी इससे भी बड़ा उत्तर होने वाला है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आप इसको इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं याद रहे तो। फिर जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।